हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का पार्ट 2 देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन, टाइको ब्राहे, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर के 3 लॉ के बारे में पढ़े थे। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था उसके बारे में पढ़े थे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, उसका फॉर्मूला और यूनिट डायमेंशन, उसका वैल्यू क्या होता है, ये सब देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस वीडियो में ग्रेविटेशन के बारे में और भी डेप्थ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अलग अलग मास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना टोटल वैल्यू आएगा रिजल्टेंट। और उसके बाद देखेंगे कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उससे हम लोग अगर ऊपर जाएंगे तो ये जी का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और कभी कभी हम लोग उसको 10 मीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं राउंड अप करके। तो उसका वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा, और अर्थ से अगर में हम लोग डेप्थ जाएंगे तो वहां पे कैसे जी का वैल्यू चेंज होता है, और उसका ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखो और एक कॉपी पेन निकालो, खुद का नोट बनाओ। शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। m1 m2 क्या था कि ऑब्जेक्ट का मास, और r था कि डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? सेंट्रली कितना दूर है, ठीक है। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, नॉट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए सेंट्रल फोर्स है। और दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, उसका मास कितना भी हो जाए, ठीक है, वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, हम लोगों ने ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में। फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, जहाँ पे एम होता है कि मास, ए होता है एक्सीलरेशन, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर यहाँ पे एक ही जगह हम लोग जी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही जगह अगर जी लिख देता है तो देखिए एफ इक्वल्स टू एम जी हो गया। ठीक है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी का वैल्यू होता है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसको राउंड अप करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, राइट। देखो, जब एक ही जगह जी हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा एम जी, और जब इसका वैल्यू एम जी हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कि ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, इस फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स का एक नाम दे सकते हो कि ग्रेविटी, जब ए का वैल्यू जी। और ये ग्रेविटी क्या है कि मान लो कि यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, इसका मास है एम, और इसके ऊपर जी फोर्स लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन करना है, जब आप ग्रेविटी बोल रहे हो तो यहाँ पे एक जो मास है, एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है, ये जो मास है, ये दो मास जो हम लोगों ने देखा था कि m1 m2, तो m1 m2 से किसी भी अगर मास, कोई भी एक मास अगर अर्थ हो जाए, ठीक है, कोई भी एक मास अगर अर्थ हो जाए तो वहां पे हम बोलेंगे कि ग्रेविटी। ठीक है, मान लो कि ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और ये वाला ये मास समझ लो, ठीक है। तो ये कोई भी एक मास हो सकता है, लेकिन कोई भी मास अगर अर्थ हो जाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो जाए तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसको हम लोग बोलेंगे कि ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखो, जो मान लो कि यहाँ पे एक फोर्स है, सॉरी यहाँ पे एक मास है एम नॉट, ठीक है, यहाँ पे एक मास है m1, और यहाँ पे एक मास है m2, ठीक है, यहाँ पे एक मास है m3, राइट। तो इन लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर दो मास प्रेजेंट है तो दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा, राइट।
तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि इसके बीच में फोर्स अगर F2 है, इसके बीच में फोर्स अगर F1 है, इसके बीच में फोर्स अगर F3 है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन ये बोल रहे हैं कि F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर लिख दो ऐसे करके, साइन वेक्टर का एरो साइन, राइट। तो प्लस डॉट डॉट करके Fn, ओके। तो जितना भी फोर्स है उसको इंडिपेंडेंटली ऐसे ऐड कर दो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग को जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिल जाएगा, राइट। समझ में आया, ठीक है। और F का वैल्यू क्या होता है, Gmm/r², राइट। इतना तक क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया। देखो मैंने क्या बोला कि F इक्वल्स टू mg, अगर ये जो दो मास है कोई भी एक मास अगर अर्थ हो जाएगा तो यहाँ पे F इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं, और फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटी, राइट। देखो अभी क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं, राइट। अभी क्या करेंगे, मैंने बोला कि F इक्वल्स टू mg अगर यहाँ पे अर्थ है, एक मास अगर अर्थ है, और मैंने ये भी बोला F इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाय r², ठीक है। मान लो कि ये एम है, कि ये जो बड़ा वाला जो एम है ये अर्थ है, और ये छोटा वाला एम है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं, बताओ। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि mg, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, और इसके ऊपर ये भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यस बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि mg इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई r²। अच्छा, ये स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास, और ये बड़ा वाला जो m है वो अर्थ का मास, ठीक है। m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आएगा कि g इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई r², राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, अच्छा नोट ले लो, राइट, ले लिया। तो इसको क्लीन करते हैं भाई। तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिला, g इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई r²। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, ठीक है, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, बोलो। एक अच्छा सा चीज आपको पता चलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का मास है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का मास है, नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये g का वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अर्थ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब इसका मास कितना है, इसका मास कितना है वो डिपेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर कौन डिपेंड नहीं करेगा, जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वैल्यू इस ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जी का वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, मान लो कि अर्थ का सरफेस है, इससे कुछ ऊपर हम लोग चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, आर के साथ कुछ वैल्यू ऐड होगा, है कि नहीं। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस है कि आर, ठीक है, ये रेडियस है, तो इससे हम लोग कुछ ऊपर चले गए आर से, ठीक है। तो अगर मान लो कि एज डिस्टेंस ऊपर चले गए, तो ये आर का वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना, आर प्लस एज हो जाएगा। तो अगर आर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर मास का वैल्यू छोटा हो जाए, अर्थ का जो मास है उसका वैल्यू अगर छोटा हो जाए, ठीक है, अर्थ का मास अगर कम हो जाए तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जी का वैल्यू
कम हो जाएगा, और मास का वैल्यू कम हो जाएगा तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये सेंटर से ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है जिसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो अर्थ का सरफेस से हम लोग थोड़ा एज हाइट हम लोग चले गए, ठीक है, एज हाइट हम लोग चले गए। तो यहाँ पे जी का वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा बताओ। तो जी का वैल्यू में चेंजेस आएगा, जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर के जगह हो जाएगा आर प्लस एज का स्क्वायर, राइट, है कि नहीं। देखो इतना अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं इसको, एक एक पॉइंट, ठीक है, तुमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जी का वैल्यू चेंज हो गया तो जी का वैल्यू जी डैश लिख लेता है भाई, ठीक है, तो जी डैश डिवाइड बाई जी लिखता है। जी डैश का वैल्यू है कि जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एज स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे लिखता है, ठीक है, मतलब ये इक्वल टू डिवाइड। तो जी का वैल्यू क्या है, ये जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, जी डैश बाई जी डैश बाई जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एज स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई जी एम, ठीक है कि नहीं बोलो। जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में आर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर डिवाइड बाई आर प्लस एच, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं, आर डिवाइड बाई आर प्लस एच इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, ये तुमको पता होना चाहिए। देखो ऊपर में आर स्क्वायर था, नीचे था आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी हम लोग लिखेंगे तो इसका मीनिंग है कि ये, इसका मीनिंग है ये, मतलब ऊपर में आर स्क्वायर नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अभी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे कि ये जो आर है ना इसको नीचे ले आएंगे, तो कैसे ले आएंगे देखो, आर प्लस एच, ठीक है, डिवाइड बाई आर होल स्क्वायर, सेम है, राइट, मतलब आर ऊपर में जाएगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो इसको नीचे ले आया, क्यों ले आया, क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखो आर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई आर 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, एच बाई आर होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन किया हम लोगों ने, ठीक है। अभी देखो 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, तो इसको ऊपर में ले जाता है, इसको अगर ऊपर में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, राइट, हाँ भाई -2 हो जाएगा। देखो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेता है, जी डैश डिवाइड बाई जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर -2, ठीक है,